हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। आज बहुत एक लंबे टाइम के बाद हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। यहाँ पे स्टार्ट मतलब जहाँ से छोड़े थे अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी लिखा गया है टॉपिक का नाम आज का, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में। चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का। What is the name of the chapter? That is moving charges and magnetic field, जिसमें हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, बायो-सैवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का टॉपिक होगा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। और इस टॉपिक में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी बात करते हुए आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे ऐसे पढ़ चुके हैं ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, टेस्ला, उस यूनिट को आज हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को आज हम फिर से डिफाइन करेंगे इस टॉपिक के थ्रू। तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा गौर करो इस टॉपिक के नेम पे, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों तुम लोग को पता ही होगा, अगर एक पॉइंट चार्ज, देखो अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, ओके, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझने के लिए ट्राई करो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को रख दूँ, क्यू अमाउंट के एक पॉइंट चार्ज को अगर यहाँ पे रखा जाए, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, रखा जाए, रेस्ट में अगर है, क्या उस पर फोर्स एक्ट होगा? ऑब्वियसली होगा। हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं F इक्वल टू क्यू ई, इस अमाउंट का एक फोर्स उस पर एक्ट होगा। whenever you place a point charge, whether it is positive or negative, inside a uniform electric field or inside an electric field, then it will be experienced by a force. The magnitude of that force can be determined by using this formula F equal to QE. चार्ज को E के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस पर फोर्स मिलेगा। तो जरा सोचो, क्या ये चार्ज जब मूव कर रहा होगा, ये वाला चार्ज सपोज इसी के अंदर इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में सपोज वो मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मोशन करते टाइम उस पर फोर्स एक्ट होता है? तो हाँ, होता है। ड्यूरिंग मोशन ऑल्सो, whether the charge is at rest or the charge is in motion, in both cases it is experienced by force, ठीक है। तो चार्ज रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट है। बट मैग्नेटिक फील्ड में जब हम आते हैं, अब ये बात को समझना ठीक से, मैग्नेटिक फील्ड की जब बात है तो चार्ज अगर रेस्ट में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज अगर रेस्ट में होगा, ये सपोज एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, बी सिंबल यूज करते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज अगर रेस्ट में है, नो फोर्स, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता बच्चों, नो फोर्स। अगर चार्ज, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव कर रहा है, इफ चार्ज Q इज मूविंग इनसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मूव कर रहा है, देन सम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी देयर, इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय फोर्स। पॉइंट को याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो, फोर्स एक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं, मूव कर रहा है तब जाके उस पर फोर्स एक्ट होता है। क्या मैं बात अपने मन से बोल रहा हूँ? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। और ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये स्टडी किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के केस में, एक साइंटिस्ट, उनका नाम था लॉरेंज।
ओके, लॉरेंज, इन्होंने ये स्टडी किया करके देखा कि ये जो चार्ज अगर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर फोर्स एक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव करता है तो रेस्ट में रहेगा तो नहीं, ठीक है। तो वो जो फोर्स एक्ट होगा वो किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ये बात हम आज देखेंगे। ये जो फोर्स एक्ट होगा उस पर, समझ में आ रहा है? देखो, सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, पैरेलल लाइंस बना रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। इसी प्लेन के ऊपर सपोज एक चार्ज कुछ ऐसे मूव किया, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है इस तरफ, तो मैं इस तरफ कौन से वेक्टर का डायरेक्शन बताऊं तो प्रॉपर होगा? वेलोसिटी को बता सकते हैं, है कि नहीं? उसका जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में, चलो बताते हैं, ओके, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के चलो चार्ज v वेलोसिटी से ऐसे मूव किया, ओके, तो देखा गया कि उस पर ऊपर फोर्स एक्ट हुआ, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ बच्चों, और जो फोर्स है उसके डायरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ पता चला हमें, डायरेक्शन कुछ ऐसे डिसाइड हुआ, इस प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इसी प्लेन में अगर उसका वेलोसिटी वेक्टर है, मार्क माय वर्ड्स, इसी प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर है तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ये आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस तरह से होगा, इस तरफ, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड होता सीधे इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड होता और सपोज इस तरह से वेलोसिटी का डायरेक्शन होता, ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा होता, ठीक है, इसी प्लेन में, तो फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन, इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन ये होता, इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। समझ में आ रहा है? ये देखा गया। तो किस पे डिपेंड कर रहा है अब ये जो फोर्स उस पे एक्ट हो रहा है? ये तो मैं डायरेक्शन के बारे में बोला हूँ, डायरेक्शन की बात फिर से करेंगे अभी के लिए उतना, ओके। यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल बनाया है और इस तरफ वेलोसिटी, तो फोर्स का डायरेक्शन ये, ठीक है। अच्छा, तो जो फोर्स का अमाउंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया, उन्होंने अपने स्टडीज से ये देखा कि ये जो फोर्स होता है ना, ये डिपेंड करता है चार्ज के अमाउंट के ऊपर, वो जो चार्ज मूव कर रहा है, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर, सीधे मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बाद डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर, बट v साइन थीटा पे वो डिपेंड किया। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो सकता है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा, और इस तरफ परपेंडिकुलर में इस तरफ होगा v sin थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है उसका इस पे डिपेंड किया, v sin थीटा वाले कंपोनेंट पे डिपेंड किया, ये उन्होंने देखा। तो कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट फोर्स F को उन्होंने लिखा, इट इज Q v b साइन थीटा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, Q v b साइन थीटा, ओके, ऐसे लिखना है, v साइन थीटा को एक साथ नहीं, Q v b साइन थीटा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आएगा लॉजिक, ऐसा ही मैं क्यों लिखा हूँ, Q b v साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, पहले यहाँ पे b यहाँ पे v क्यों नहीं, एक ही बात तो होता ना, पर मैं ऐसा क्यों नहीं लिखा हूँ देखेंगे अभी। तो ये फॉर्मूला मिला मैग्नीट्यूड के लिए, ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। अब देखो, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये दोनों वेक्टर है, वी बी साइन थीटा अब मल्टीप्लाई हुआ है, एक प्रोडक्ट का फॉर्म इसको दे सकते हैं। अब वी बी साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू क्यू, और इन दोनों के लिए लिखेंगे V क्रॉस B, ऐसे हमें लिखना होगा, V क्रॉस B। हम B क्रॉस V नहीं लिख सकते, B क्रॉस V नहीं लिख सकते, हमें V क्रॉस B लिखना होगा। क्यों, ऐसा कैसे? यहाँ पे तो कोई V साइन थीटा लिख सकता है और B क्रॉस B भी तो लिख सकता था, नहीं। अब फिर से उस डायरेक्शन पे आते हैं,
ये देखा गया कि अगर ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो राइट हैंड पाम रूल यूज करो, V से स्टार्ट करके B तरफ जाओ, ये आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, ये होगा। ठीक है, तो इस तरफ क्या है, फोर्स है, हमें यही मालूम हुआ, इस तरफ फोर्स एक्ट हुआ। V ऊपर है तो इस तरफ फोर्स एक्ट हुआ, इसलिए हमें V क्रॉस B लिखना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ये क्रॉस प्रोडक्ट आया। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख दिए, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, एक्सपेरिमेंटली कुछ मैग्नीट्यूड मिला, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला डिसाइड हुआ। एक्सपेरिमेंटली फोर्स का कुछ डायरेक्शन मिला, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला डिसाइड हुआ। नहीं तो B क्रॉस B लिखते तो क्या हो जाता, नहीं लिख सकते क्या, इसको इधर ले आओ लिख दो, नहीं, डायरेक्शन देख के पता चला कि कौन सा हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो V क्रॉस B, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, हमें इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। V क्रॉस B समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये हमें फाइनली फॉर्मूला मिला फोर्स के लिए, उस मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होगा। तो बहुत सारे कंक्लूजन हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो, सपोज यहाँ पे देखो, वो जो चार्ज है वो रेस्ट में है। ओके, चार्ज इज एट रेस्ट, इसमें से कौन सा जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, V इक्वल टू जीरो। अगर V जीरो तो F जीरो है कि नहीं। चार्ज रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं, अभी भी बात की उस पर। अगर V जीरो है दैट इम्प्लाइज F ऑल्सो जीरो। चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो कोई फोर्स नहीं। थीटा पे देखो, थीटा, साइन थीटा अगर जीरो हो जाए तो F जीरो होगा कि नहीं। साइन थीटा अगर जीरो हो जाए तो F जीरो होगा। साइन थीटा जीरो किसके लिए हो सकता है, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, है कि नहीं। 0 डिग्री मतलब सपोज फील्ड के अलोंग ही चार्ज मूव कर रहा है या फील्ड के ऑपोजिट चार्ज मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है। 0 डिग्री मतलब फील्ड के अलोंग चार्ज मूव करे, 180 डिग्री मतलब फील्ड के ऑपोजिट में चार्ज मूव करे। तो इन दोनों केस में साइन थीटा कितना होगा, 0 होगा। साइन थीटा 0 तो फोर्स 0। दैट मीन्स इफ चार्ज इज मूविंग अलोंग द फील्ड एंड इफ इट इज मूविंग ऑपोजिट टू द फील्ड, नो फोर्स विल बी देयर, कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगा। फोर्स एक्ट होने के लिए उसको किसी एंगल से मूव करना होगा अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री। एक एंगल पे उसको मूव करना होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, तो ये कुछ कंक्लूजन पॉइंट हमें मिले। रेस्ट पे है तो कोई फोर्स नहीं, और अलोंग द फील्ड और ऑपोजिट टू द फील्ड अगर मूव करे तो कोई फोर्स नहीं। समझ में आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। कैसे डिसाइड हुआ, फोर्स की डायरेक्शन को देख के ये डिसाइड हुआ। ये मैग्नीट्यूड को देख के, किस किस पे डिपेंड कर रहा है उसको देख के ये डिसाइड हुआ। ठीक है, V क्रॉस B, डायरेक्शन पता हो गया। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ऐसा है ना, अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है तो इन दोनों का जो क्रॉस होगा C इक्वल टू A क्रॉस B जो है, कैसे डिसाइड होता है मालूम, C का डायरेक्शन A टू B जाओ, A ऐसे पाम को ऐसे रखो A में, और A टू B ऐसे क्लोज करो, A टू B, A क्रॉस B है तो A टू B। अब ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा क्रॉस प्रोडक्ट को। अगर B क्रॉस A होता, अगर मैं लिखता B क्रॉस A, तो B से स्टार्ट करो और A की तरफ क्लोज करो। ये जो है थंब, ये डायरेक्शन होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे वही हुआ, V क्रॉस B किए तब जाके ये मिला, फोर्स का डायरेक्शन मिला, इसलिए हमें V क्रॉस B लिखना पड़ा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होगा वेक्टर फॉर्म में, ये उसकी मैग्नीट्यूड के लिए, इसको हम याद रखेंगे, ये सब केसेस। अच्छा, तो हमें मालूम है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, चार्ज का कूलम। तो टेस्ला इसका जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उस टेस्ला यूनिट को। देखो यहाँ पे बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये जो हम एंगल बोल रहे हैं, एंगल बिटवीन दैट वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये 90 डिग्री है, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा विल बी 1 ऑब्वियसली, और ये उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू QVB, इतना होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, ठीक है, ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है।
अगर चार्ज फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव करे तो उस पर सबसे मैक्सिमम अमाउंट का फोर्स एक्ट होता है, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम हो जाता है 1, तो ये होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर ऐसा है कंडीशन तो B इक्वल टू, देखो क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू F बाय Q इंटू V, ऐसे लिख सकते हैं, B इक्वल टू F बाय क्यू वी। ओके, तो फोर्स को चलो लिखते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, चार्ज को लिखते हैं 1 कूलम, वेलोसिटी को लिखते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, ये बनेगा 1 टेस्ला, सीधे। ओके, तो हमें ये मालूम हुआ इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, मेरे वर्ड्स को ठीक से सुनेंगे डेफिनेशन को, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मूविंग inside a magnetic field of 1 Tesla with a velocity, with a speed of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, how much amount of force will be there on that charge? 1 Newton। 1 कूलम का एक चार्ज 1 टेस्ला अमाउंट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर अगर मूव करेगा, उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो टेस्ला इक्वल टू क्या हो सकता है, न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से एसआई यूनिट टेस्ला जो है डिफाइन हो सकता है। क्या एक और यूनिट पता है, गॉस, हमें गॉस उसका सीजीएस यूनिट। ओके, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। डायमेंशन भी यही इसी से मिलेगा। देखो इसका डायमेंशन फोर्स का हो गया mlt-2 बाय चार्ज का होता है at होता है, वेलोसिटी का lt-1। ओके, तो क्या हो गया डायमेंशन, देखो m l कैंसिल, ठीक है, l कैंसिल हो गया, t-2 है और नीचे से तो कैंसिल है, तो t-2 a -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे समझ में आया। तो फोर्स ऑन दैट चार्ज, दैट पॉइंट चार्ज से हमें मिला, यहाँ पे हमें मिला फोर्स का अमाउंट कैसे, जब वो चार्ज मूव करेगा विथ सम वेलोसिटी और एक एंगल बना के अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री पे जब वो मूव करेगा तो मैक्सिमम फोर्स उस पर एक्ट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पे इतना फोर्स एक्ट हुआ। सपोज एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी है साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। सपोज एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E अमाउंट का और मैग्नेटिक फील्ड है B अमाउंट का, उसी रीजन में एक चार्ज Q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स देगा QE, ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स देगा, Q इंटू V क्रॉस B, है कि नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स देगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स देगा, और दोनों फोर्स का वेक्टर समेशन होगा तो हमें नेट फोर्स मिलेगा। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, दोनों का वेक्टर समेशन करेंगे, एंगल को देखते हुए, मैग्नीट्यूड को देखते हुए वेक्टर समेशन करने से नेट फोर्स मिलेगा। अगर साइमल्टेनियसली दोनों फोर्स हैं, दोनों फील्ड हैं तो ओके, इसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो ऐसे हम नेट फील्ड कैलकुलेट, नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे चार्ज पे, चार्ज को मूव करना चाहिए।
अगर रेस्ट में है तो ओनली ये 0 होगा, मूव कर रहा है तो ये दोनों रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। वेक्टर समेशन ले लेंगे, नेट फोर्स मिलेगा, उसको हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था अबाउट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में बाकी के टॉपिक भी इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।